हो गया।
पार्टिसिपेंट कितने हो गए अभी? 6 पार्टिसिपेंट है। Kind of. He is an external user like. इसको बड़ा कर दो। I'm not getting voice. I think that, can you hear me now? Yeah. हाँ, तो मैं अभी क्या Yeah, now it's audible. Yeah. So I'll join you after 5 minutes. Thank you. मैं 5 मिनट बाद ज्वाइन कर लेता हूँ, जब तक थोड़ा ये टेक्निकल टीम भी जो भी है लगता है। Good evening, sir. हाँ, नमस्कार, गुड इवनिंग। Sir, Ajay Chaturvedi, sir. I met you in Gangaram Hospital few months back, sir. I think you remember. Yes. My GIU was admitted, Mr. Mukul Chaturvedi. Yes. Sir, how are you? बस बिजी है, डॉक्टरों की प्रॉब्लम ही यही है। सर, इसलिए डॉक्टरों को लोग बुरा मानते रहते डॉक्टरों से। कहते इनसे रिलेशन रखने से कोई फायदा नहीं, बेकार है। नहीं सर, सर आपका ने जो सपोर्ट करा सर, मैं आपको एक पर्टिकुलरली बता रहा हूँ सर, चतुर्वेदी होने के नाते आपने सर जो हम लोगों के लिए किया सर इट इज कमेंडेबल सर। जो है मैंने सब लोगों से, अपने जितने भी रिलेटिव, सबसे मैंने बोला कि एज अ डॉक्टर और एज अ चतुर्वेदी आप लोगों ने जो भी हम लोगों की हेल्प करी सर, मैं उसे कभी भूल नहीं सकता सर। थैंक यू सो मच सर। तो मैं 5 मिनट बाद ज्वाइन करूं क्या? हाँ सर, ठीक है, तब तक थोड़े से people will settle down. एक सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको म्यूट करना है थोड़ा। अच्छा, पालगन सर। Guru.
ज्ञानेंद्र भाई पालागन। काफी लोग हो गए। विपिन भाई साहब पालागन। पालागन 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 साहब। लाओ उनसे बात आगरा बता दें, देखने जाए देख ले। फोन का है हमारा, जो उसमें लगा है। फॉरवर्ड कर दूं फैमिली भाई को साहब ना। पालागन। हमें बोलना पड़ेगा। हम बोलेंगे तुम नहीं बोलो, क्या करें? अब तो ऑप्शन ही हम बात करते हैं, बोल दो। अगर इसको बोल रहा है देख सकते देख लो, बाकी उनकी इच्छा है। टेस्ट करो, अपने आप में। हेलो हेलो। जी बताएं। इसमें आई नहीं आई, कनेक्ट नहीं। अच्छा, तो उसने बोल
मैंने कहा पहले पालागन से शुरू करता हूँ, जी शायद पालगन डॉक्टर मेरी आवाज साहब, आ रही हो। हाँ मैं थोड़ा सा एक परिचय आपका दे दूं जरा। वैसे तो आपको सभी जानते हैं, लेकिन जस्ट स्टार्ट। नमस्कार पालक और चतुर्वेदी को हम इनवाइट कर रहे हैं कि वो, वैसे तो आजकल सेलिब्रिटी स्टेटस है डॉक्टर साहब का, कभी कभी सारे चैनलों पर डॉक्टर साहब दिखाई देते हैं और की एडवाइस सॉफ्ट आफ्टर। तो जस्ट एज अ बैकग्राउंडर, I will request Shri Chaturvedi to just read out small introduction to Dr. Shri. Namaste. Dr. Lieutenant General Ved Chaturvedi is an authority and pioneer in many ways in treatment of rheumatology. He is retired from Indian Army at the rank of Lieutenant General. Presently, he is a senior consultant rheumatologist at Sir Gangaram Hospital, New Delhi, and has an experience of 44 years in the field. He completed MD Rheumatology from Army College of Medical Sciences, New Delhi in 1984, MBBS from Army College of Medical Sciences, New Delhi 1977, and DM Rheumatology from Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow in 1995. He is the first DM qualified rheumatologist in Delhi. He's the first rheumatologist to start ultrasound of joints. He is the ex-president of Indian Rheumatology Association. He is the president of Delhi Rheumatology Association. He is also the ex-HOD Rheumatology Department, Army Hospital in New Delhi. He's also the ex-chairman, Army College of Medical Sciences, New Delhi. He is the teacher and examiner at AIIMS, JIPMER, KGMC, and AFMC, and he has received numerous awards such as Indian Rheumatology Association, Param Vishesh Seva Medal, President's Honorary Physician, etc. In, in these times of Corona, his advice is aired on many national and international TV channels and other media. Dr. Ved Chaturvedi, over to you, sir. We welcome you. थैंक्स। पहले तो मैं दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगा, हिंदी और इंग्लिश का, वो मैं कंफर्टेबल हूँगा। मैं आपको बताऊं, इस समय देश में कोई कोरोना का कोई एक्सपर्ट नहीं है। जो भी टीवी में आ रहा है, क्या कोई, ये तो कोरोना तो कोई 1 साल पुरानी बीमारी है, तो कोई एक्सपर्ट तो है नहीं। तो मेरा इंटरेस्ट भी कोई कोरोना में कैसे आया ये बताना चाहता हूं। मैं गया था, आई वेंट टू ढाका। ये ढाका में 10 मार्च को गया था। ये लास्ट ईयर की बात है, और उस समय मैं तो आर्थराइटिस का डॉक्टर हूँ, रूमेटोलॉजी का डॉक्टर हूँ, कोरोना से मेरा दूर-दूर का कोई संबंध नहीं था। तो वहाँ ढाका में हम लोगों को एक होटल में था, इंटरनेशनल होटल, उसमें ठहराया हुआ था। उसमें एक स्पेनिश एक लेडी थी, एक इटली के कोई थे। टू कट इट शॉर्ट, हम लोगों को टीवी में बुलाया। उसने, टीवी वाले ने रूमेटोलॉजी में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, और लगातार ही वाज आस्किंग मी ऑन कोरोना। तो मैंने कहा हमारे यहाँ कोरोना होता ही नहीं है। तो वो स्पेन की जो लेडी थी, उन्होंने काफी कुछ बताया, और मैंने कहा नहीं हमारे, उसने कहा नहीं, दैट एंकर बड़ा स्मार्ट था। उसने कहा आपके यहाँ 30 केसेस हैं इसके कोरोना के। देन आई रिमेम्बर कि हाँ, कोई चाइना से कुछ स्टूडेंट्स आए थे जो केरला के थे, वो पढ़ते थे, तो केरला में है। सो आई नेवर थॉट इट विल बी सच ए बिग इशू कोरोना, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो जब मैं लौट के आया, 10 मार्च की बात है, और 13 मार्च को मैं लौट के आया, तो मेरी फ्लाइट कलकत्ता में उतरा। तब तक यहाँ इंडिया में टेस्टिंग शुरू हो गई थी। तो कैन यू इमेजिन कि हमारे शरीर का नॉर्मल फिजिशियन, हम लोग रूमेटोलॉजिस्ट, हम अपने काम में बिजी हैं, हमें क्या करना कोरोना का। हमने कभी उसको सीरियसली नहीं लिया। हमने सोचा कि अरे ऐसे ही है। तो जब फीवर वो लोग चेक वेक करने लगे,
And then suddenly Prime Minister came and announced a complete lockdown. By the time I had learned about Corona, because क्या है कि वो जो स्पेनिश लेडी थी उन्होंने काफी वहां बोला और मुझे आया तो मुझे बुखार आने लगा। तो जब मुझे बुखार आने लगा तो I was very sure कि this is Corona. Probably I got it from that hotel where I was staying because these international guests from Italy and probably तब से मैंने पहला टीवी का इंटरव्यू इस कंट्री में, देखिए कंट्री ये बहुत बड़ी है और कोई हिस्ट्री भी जानने को तैयार नहीं है, बट यदि हिस्ट्री सही में खोजी जाए तो किस आदमी ने सबसे पहले टेलीविजन पे इंटरव्यू दिया था कोरोना के बारे में, वो मैं था। मैंने क्या किया कि मैंने एक टीवी पे, सुदर्शन टीवी है कोई, वो शायद वो लोग गए मेदांता में और मेदांता में जाने कैसे किसी ने मेरे पास भेज दिया और मैं कोरोना में पढ़ ही रहा था उन दिनों। तो मैंने बहुत अच्छा वो क्लास लिया है, वो अभी भी है मेरे पास, वो टीवी का क्लिप है। तो उस जब आप देखिए सबसे नॉलेज आपकी कब बढ़ती है, जब आप खुद पढ़ाने लगते हैं। वो जिसे कहते हैं ना, आप यदि आप रामायण पढ़ना चाहते हैं तो दूसरे को सुनाने लगिए। यदि आप रोज रामायण सुनाएंगे तो दूसरे वाला भी 10 क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो मैंने कोरोना के बारे में बहुत पहले, शायद किसी को, इवन मैं ये बोलता हूं कि इवन डॉक्टर गुलेरिया चाहे और भी कोई डॉक्टर, किसी को भी किसी ने नहीं पढ़ा था उस समय जब मैंने वो इंटरव्यू दिया था, क्योंकि मैं बार बार लोगों को मैसेज करता था कि ऐसा है ऐसा ऐसा है। तो लोग बाग मुझसे पूछते तो मुझे लगा कि इस पूरे क्राउड में मुझे ही मालूम है, बाकी किसी को मालूम ही नहीं है। सो व्हाट आई लर्न, वो जो मैं जनता को बताना चाहता हूं कि मैंने एक चीज सीखी कि भाई एक इन्फेक्शन है। अब आप सोच लीजिए यदि इन्फेक्शन इंडिया में हुआ होता, जैसे हमारे वायरल एनकेफेलाइटिस गोरखपुर में होती है। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि कुछ और मैं कुछ करूं? नहीं डॉक्टर साहब एकदम परफेक्ट। हाँ सर, सुनाई दे रही है। सर परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। तो सुनाई दे रही है सर, ठीक है, सुनाई दे रही है साहब। यदि वायरल एनकेफेलाइटिस जैसे यदि ये सही में नेचुरल वायरस है तो चाइनीज ने बहुत बड़ा काम किया। यदि ये इंडिया से बीमारी शुरू होती तो हम पता नहीं लगा पाते कि किस कारण से हुआ। ये नवंबर में शुरू हुआ, दिसंबर तक चाइनीज ने पता लगाया कि ये वायरस से है, ये वायरस से है। और ये वायरस के चरित्र क्या क्या हैं, उन्होंने सबसे बड़ी चीज जो पता लगाई, मैं आपको बता रहा हूं, आज तो सबको मालूम है, बट जो मैंने सुदर्शन टीवी में मार्च में वो दिया था, मार्च मतलब लास्ट ईयर, 1.5 साल पहले, करीब 1 साल 2 महीने पहले, उन्होंने 2 चीज पता लगाई इस वायरस के बारे में कि देखिए वायरस तो बहुत सारे, आपको जुकाम का वायरस है, फ्लू का वायरस है। उन्होंने ये पता लगाया कि ये वायरस हाईली इन्फेक्टिव है। मतलब आज 100 केस हैं तो कल 1000 हो जाएंगे, फिर 1 लाख हो जाएंगे। तो नंबर, जबकि जुकाम भी फैलता है, बट जुकाम ऐसे नहीं फैलता। आज मेरे हुआ, हो सकता है कि मेरे वाइफ को हो गया, 1-2 लोगों को और हो गया, बट ये नहीं कि पूरे मोहल्ले को जुकाम हो जाए। तो एक तो उन्होंने ये पता लगाया कि इट इज हाईली इन्फेक्टिव, बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव है और बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करता है। और बाद में इन्होंने ये पता लगाया कि ठीक है 100 में से 90 केसेस तो ठीक हो जाते हैं, बट 10% पेशेंट के ये लंग्स में चला जाता है। तो शुरू में ये थ्रोट में रहता है या नोज में रहता है। इसको हम बोलते हैं कि ये भाई नोज फेस है या थ्रोट फेस है, उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। वहां ये मल्टीप्लाई होता रहता है और 7-8 दिन के अंदर ये वायरस अपने आप खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है कि आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उसको ओवरपावर कर लेता है और वायरस, ये समझ लीजिए एक लेमन लैंग्वेज में कि वायरस 7-8 दिन बाद मर जाता है। तो 90% की स्टोरी होगी दवाई लें या दवाई ना लें, आपका वायरस 7-8 दिन में खत्म हो जाएगा। जैसे कि एक जमाने में हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि भाई हमारे प्रोफेसर बोलते थे आप जुकाम की दवाई लें तो 7 दिन लगेंगे और ना लें तो 1 वीक लगेगा, मतलब कोई दवाई नहीं है जुकाम की। ऐसे ही कोरोना का भी कोई दवाई नहीं है, आप कुछ भी मत लीजिए, आपको 7-8 दिन से इसमें मुक्ति मिल जाएगी। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जो 10% लोग हैं उनको हम कैसे रिकॉग्नाइज करें। तो एक तो हो गया इन्फेक्शन
कोरोना का नाम कोरोना पड़ा क्यों? कि जो इसको यदि इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसकी जो वेशभूषा है, इसका जो चरित्र है, वो ऐसा है जैसे कि कोरोना मतलब जैसे आपका वो होता है मुकुट। तो इसी तरह इसका जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो जो इसके स्पाइक्स थे वो नजर आते थे कि जैसे कि ये मुकुट है। तो इस तरह इसका नाम कोरोना रखा गया। 2 चरित्र मैंने बता दिए आपको। तो एक तो उनको पता चल गया कि भाई ये एक बीमारी है और हर बीमारी के लक्षण तो यही होते हैं, बुखार आएगा, खांसी आएगा, तो लक्षण ज्यादा वो नहीं है। बट उनको ये समझ में आ गया था ये नई बीमारी है, क्योंकि इतनी ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। दूसरा, ये नए वायरस से उन्होंने ये भी पता लगा लिया। और अमेरिकन भी काम कर रहे थे क्योंकि WHO काम कर रहा था। फिर उन्होंने पता लगाया भाई ये लंग्स में चला जाता है और लंग्स में जाने से इसकी प्रॉब्लम आती है कि जब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इससे लड़ने लगता है। जब इम्यून सिस्टम, जब ये वायरस 1 का 2, 2 का 4, 4 का लाख, तो जो हमारी अंदर की क्षमता है इससे घबरा जाती है कि ऐसा कौन सा वायरस है जो इतनी जल्दी जल्दी फैल रहा है। तो पूरी जो इम्यून सिस्टम है, जो पहले एक, जैसे आप समझ लीजिए 1 गन फायर कर रहा था, फिर 2 गन, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है जैसे टीबी हो गया आपको, तो क्या होता है 1 या 2 गन फायर होती है इम्यून सिस्टम की, तो आपकी टीबी का कंट्रोल आ जाता है। समझ लीजिए आपको टाइफाइड हो गया तो पता पड़ा छोटी मोटी एक गन फायर कर दी तो आपका टाइफाइड कंट्रोल में आता है। ये आपका इम्यून सिस्टम जो एक अंदर का डॉक्टर है, इम्यून सिस्टम विच इज इनसाइड योर बॉडी विच फायर्स। बट जब ये वायरस होता है तो उनको ये समझ में आता है कि यार ये वायरस डिफरेंट है। जो हमारा इम्यून सिस्टम कहता है कि भाई इस वायरस को तो ये कल ये 100 थे, ये आज 1 लाख हो गए, तो वो पूरी तरह से अटैक करता है, फुल ब्लोन। मतलब 1000 गन्स जब फायर करता है तो वायरस की तो डेथ हो जाती है, बट आदमी की भी डेथ हो जाती है। व्हाट आई मीन, होस्ट की भी डेथ हो जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग साइटोकाइन स्टॉप। ना साइटोकाइन वर्ड आया जैसे एक हार्मोन, ऐसे साइटोकाइन है। साइटो का मतलब सेल, के सेल से निकलने वाला काइन, काइन मतलब जैसे चाशनी, तो सेल से छोटी सी निकलता है। ये जितने भी फीवर है, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे टीबी हो, तो बहुत सारे सेल से साइटोकाइन निकलते हैं। बट ये साइटोकाइन जब भी बुखार आते हैं तो इनको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का मतलब है कि जैसे आपको किसी बैक्टीरिया या वायरस ने अटैक किया तो आपको बुखार आता है। बुखार क्यों आता है? प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, उस वायरस को मारने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम फीवर पैदा करता है। बट समझ लीजिए फीवर 101 है, 102, वो तो ठीक है, बट समझिए बुखार 109 हो जाए तो भाई वायरस को तो मारेगा, हमको भी मार देगा। सो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम इस बीमारी के साथ ये है कि वायरस से डेथ नहीं हो रही है। हमारी जो मुश्किलात हो रही है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है इस वायरस को पहचानता है कि ये वायरस बहुत सारे हैं, इनको मारने के लिए सारी गन चला दीजिए। जब वो सारी गन चलाते हैं तो कई चीजें बढ़ जाती है आपके बॉडी में। कभी आपने सुना होगा, शायद इसमें कई लोग विद्वान बैठे हुए हैं, कि एक साइटोकाइन IL-6 बढ़ जाता है। वो IL-6 तो मलेरिया में भी बढ़ता है, टाइफाइड में भी बढ़ता है, बट इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 1000 टाइम। IL-6 बढ़ गया। IL-6 हर फीवर में बढ़ता है, इसमें भी बढ़ जाता है। फेरेटिन हर फीवर में बढ़ता है, इसमें भी बढ़ जाता है। डी डाइमर, एक कई लोग बोलते हैं भाई एक टेस्ट होता है डी डाइमर, क्या चीज है डी डाइमर? डी डाइमर तब होता है जब आपके बॉडी में कोई कोई क्लॉटिंग हो रही हो। तो क्लॉटिंग से जब जब आपकी बॉडी में, समझ लीजिए आपके ब्रेन में क्लॉट हो जाए, आपके हार्ट में क्लॉट हो जाए, तो क्लॉट के बाद जब क्लॉट टूटता है तो उसमें से डी डाइमर निकलता है। तो इसलिए डॉक्टर, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो कई लोग ये टेस्ट कराते हैं कि आप IL-6 करा लीजिए, आप डी डाइमर करा लीजिए, आप सीरम फेरेटिन करा लीजिए। अब जब ये लंग्स और जब जब आपके नोज में रहता है और थ्रोट में रहता है तो क्या सिम्टम पैदा करता है? जैसे दूसरे इन्फेक्शन, जैसे जुकाम। जुकाम में क्या होता है? यही होता है सब चीजें। बुखार आता है, इसमें भी बुखार आता है। हेडेक, इसमें भी हेडेक होता है। पूरे शरीर में दर्द होता है, इसमें भी शरीर में दर्द होता है। तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है? ऐसी 50 बीमारियों में होता है, 50 सभी वायरसेस में होता है। बट चूंकि जो लोग विद्वान हैं, जो लोग ग्रंथ लिखते हैं मेडिकल के,
उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि कितने परसेंटेज, तो पूछा, पता पड़ा कि भाई ज्यादातर 90% लोगों को बुखार आएगा ही। तो एक तो बुखार आएगा, जनरली ये बुखार 7-8-9 दिन में ठीक हो जाएगा, किसी किसी का थोड़े दिन और चल सकता है, बट यदि ये बुखार 7-8 दिन के बाद बहुत ज्यादा आने लगे तो ये समझ लिए खतरे की घंटी है। तो पहली खतरे की घंटी जो कहीं नोट कर लिया जाए कि इतने लोगों को हो रहा है कि यदि आपका वायरस, यदि आपका फीवर 7-8 दिन बाद ज्यादा आ रहा है, ज्यादा दिन कम होने के 102, 103, 104 और आप एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है ये बहुत बुरी तरह लड़ रहा है और बहुत ज्यादा फीवर पैदा कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा वायरल लोड है, तो एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। दूसरा चीज है कि और कई सिम्टम नोट किए गए कि भाई ये वायरस सिर्फ थ्रोट में ही नहीं रहता, पूरे बॉडी में घूमने लगता है, ब्लड में। तो ब्लड में जाके कहाँ जाएगा? इंटेस्टीन में, तो डायरिया हो जाएगा आपको। तो कई लोग बोलते हैं साहब मुझे लूज मोशन हो गया, कई लोग बोलते हैं कि साहब मेरा सेंस ऑफ स्मेल चला गया, क्योंकि ब्रेन में चला जाता है। तो ब्रेन में जो सूंघने वाली नर्व है वो नोज से शुरू होती है और ब्रेन में जाती है, तो आपका वो चला जाता है, या फिर आपकी म्यूकोसा में ही यहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो आपका सेंस ऑफ स्मेल गायब हो सकता है। जोड़ों में दर्द होता है, मसल में दर्द हो सकता है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि हमें ये पता लगाना कि भाई मैं उस 90% लोगों में हूं कि वो 10% में हूं। यदि ये कोई पता लगा सके, बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाता। तो इसको पता लगाने का क्या तरीका है? इसको पता लगाने का है कि 2-4 घंटियां नोट कर लीजिए। एक घंटी तो यह है कि आपका, मैंने बताया फीवर, कि फीवर 7-8 दिन बाद भी बहुत ज्यादा आता रहे, तो उसको बोला जाएगा कि भाई ये खतरनाक होने वाला है, पहली चीज। दूसरा, एग्जॉशन। एक मेरे दोस्त थे अभी, बहुत बड़े, पहले एक आईएएस अधिकारी थे, अब एक बहुत बड़े इंटरनेशनल बैंक के चेयरमैन है। उन्होंने फोन किया, मैंने कहा कुछ नहीं यार ठीक हो जाएगा। 7-8 दिन बाद उनकी वाइफ ने फोन किया कि डॉक्टर साहब इनको ना ये बोल नहीं रहे और इनको ड्राउजीनेस हो रहा है। द वर्ड सी इज यूज इज ड्राउजीनेस। नाउ ड्राउजीनेस इज ए वर्ड कि इसका मतलब है कि ये जो है आपका जो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, आपको सांस तो नहीं भर रही। बाकी बहुत सी बीमारियां हैं जहां आपको सांस भरती है। देखिए मैं आपको बताऊं, आपको यदि लंग्स में पानी आ जाए तो आपको सांस भरती है, तो इसमें सांस नहीं भरती ज्यादा। बहुत ही रेयर होगा कि आप, कोई एक आध पेशेंट ऐसा होगा बोलेगा डॉक्टर साहब मैं बाथरूम में जाता हूँ ना तो मुझे सांस भरती है, वो भी एक डेंजरस, इसका मतलब लंग्स में जा रहा है। दूसरा कोई बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा एग्जॉशन लग रहा है, बहुत ज्यादा थक जाता हूं, मैं फोन को पकड़ता हूं 2 मिनट तो उससे थक जाता हूं मैं। तो एग्जॉशन, ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस का मतलब है कि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन कम जा रही है, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन कम जा रही है। वो चीज घर वालों को पहचानना चाहिए। यदि घर वाले नहीं पहचान सकते तो एक अच्छे डॉक्टर को पहचानना चाहिए। डॉक्टर जब बात करता है मरीज से तो वैसे तो नॉर्मल बात करता है वो, बट वो ये चीज नोट करता रहता है। अच्छा डॉक्टर जो है, जो एक्सपीरियंस है कि पेशेंट बात कैसे कर रहा है, पहचानता है कि नहीं पहचानता, ओरिएंटेड जिसे कहते हैं ओरिएंटेशन है कि नहीं, ड्राउजी तो नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि ड्राउजी है, मैंने कहा भाई इनको आप ले जाओ तुरंत। तो मुझे ये मालूम था कि भाई डॉक्टर त्रिहन को जानते हैं ये, क्योंकि तो मैंने डॉक्टर त्रिहन को फोन किया, लकीली उन्होंने उठा भी लिया। क्यों? कि एक नया कल्चर है कि उठाता नहीं है। एक शहर का एक नया कल्चर डेवलप हो, फोन नहीं उठाता। क्यों? कि वो फोन इसलिए नहीं उठाता कि बेचारा कुछ कर नहीं सकता। ना तो वो आपके पास आ सकता क्योंकि उसको लगता है मुझे कोरोना हो जाएगा, ना वो आपके लिए बेड ऑर्गेनाइज कर सकता, ना उसके लिए ऑक्सीजन ऑर्गेनाइज कर सकता। बट मैं हमेशा सलाह दूंगा, फोन उठा के ये बातें बोली जा सकती हैं, देखो ऐसा है कि तुम ये 5-6 अस्पताल है वहां जाके ट्राई करो, ये करो। आदमी को बातचीत से भी काफी चीजें होती हैं, नहीं कर पाता। मैं भी नहीं कर पाता, मेरी उम्र भी 65-66 साल की है, मैं अब किसी के साथ घूम भी नहीं सकता। मैं जब यंग होता तो चलो निकल पड़ता, चलो चलते हैं, अब नहीं निकल सकता। तो बाकी जो सोसाइटी है, कम से कम फोन उठा के उनको बता जरूर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है कि मैं, बट जल्दी उठाता क्यों नहीं आदमी? क्योंकि उसको असहाय लगता है, उसको लगता है यार मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो मैं क्या बताऊं इनको, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये मेरे लिए भी, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता इनके लिए। सो ये चीजें हैं। तो 1 घंटी बुखार ज्यादा हो रहा है तो वो खतरे की घंटी है। सांस भर रही है वो खतरे की घंटी है।
आपको एग्जॉशन है, ड्राउजीनेस है, वो खतरे की घंटी है। और यदि आप 8-10 दिन के बाद भी इंट्रैक्टेबल कफ, खांसी रहती है, जब ये कोरोना ठीक हो जाता है तब भी ये खांसी चलती रहती है 5-7 दिन तक। बाय द वे, मुझे भी कोरोना हो चुका है, मेरी वाइफ को भी हो चुका है, मेरी डॉटर को भी हो चुका है, और हम तीनों ने वैक्सीनेशन भी लिया था। वैक्सीनेशन के कारण हमारी जो बीमारी है वो माइल्ड थी। तो एक बात तो तय है, और मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिखाता हूं, आई डोंट नो क्यों टीवी पे नहीं दिखाती ये चीज को, कि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इस कंट्री में जिनको 100% वैक्सीनेशन लगा हुआ है, ना वो जजेस हैं, ना वो डॉक्टर्स हैं, वो है इंडियन आर्मी। जहां मैं काम करता था, 100 में से 100 लोगों को वैक्सीन लगा हुआ, जैसे आर्मी करती है, लाइन से खड़ा कर देती है, और भाई खड़े हो जाओ सब लाइन से, और हाथ हटाओ, ठक 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 ठक। आज इंडियन आर्मी में एक सिंगल फैटिलिटी नहीं है, एक भी आदमी नहीं मरा, जबकि इंडियन आर्मी ट्रेन में जा रहे हैं, वहां भेज रहे, इर्रेगुलर आवर्स ऑफ वर्किंग है, हर कोई काम कर रहा है वहां। कोई, यदि आप कहते हैं कि इटली से ऑक्सीजन आ रही है, अमेरिका से ऑक्सीजन आ रही है, कोई एयरफोर्स वाला यहां जा रहा है, वहां फील्ड हॉस्पिटल बना रहा है, वहां टेंट लगा रहा है, मतलब जो लॉजिस्टिक काम है सब लोग काम कर रहे हैं, बट फिर भी कोरोना नहीं हुआ। तो इससे बहुत बड़ा प्रूफ है एक वैक्सीनेशन का। एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे कंट्री में मौजूद है, उसको अमेरिका में जाने की जरूरत नहीं है पूछने की, कि 100% यदि किसी को वैक्सीनेशन लगा है इंडियन आर्मी को, तो उनके यहाँ कोई भी सिंगल फैटिलिटी नहीं है सर्विंग पीपुल की। एक्स सर्विसमैन की बात नहीं कर रहा, एक्स सर्विसमैन को नहीं लगा था, तो एक्स सर्विसमैन को एक भी फैटिलिटी नहीं है, दैट इज नंबर 1। करीब 40-50 केस होंगे हमारे पास, 40-50 केसेस में फैटिलिटी नहीं है। तो वैक्सीनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारी कंट्री में क्या होता है कि शुरुआत हुई कि यार वैक्सीन लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं, फिर बात हुई कौन सी लगवाऊं, फिर पता पड़ा नहीं वो तो महंगी है, वो सस्ती है। सब वैक्सीन एक सी है, जितनी वैक्सीन है उस साइंस में मत जाइए। कोई कहेगा 80%, 90%, फलाना ठिकाना, जो भी वैक्सीन 50% से ज्यादा इफेक्टिव है, उस वैक्सीन को साइंस एक्सेप्ट करती है। तो जितनी भी दुनिया में वैक्सीन है वो 50% से ज्यादा है, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे कोविशील्ड हो, चाहे वो स्पुतनिक हो, जो मिल जाए उसको आप लगा लीजिए। फिर सेकंड डोज लगाया क्यों जाता है? सेकंड डोज इसलिए लगाया जाता है कि जब पहला डोज लगाया जाता है तो वायरस का एक डेड वायरस का पार्टिकल डाला जाता है, तो आपका इम्यून सिस्टम ये समझ लेता है कि अच्छा ये हमारे लिए फॉरेन है। कोई भी चीज, आप कोई भी चीज खाते हैं, जैसे आप रोज दाल खा रहे हो और किसी दिन आपने पहले दिन मीट खा लिया, तो आपका इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है इवन मुंह से खाने में भी, और वो पहचानता है कि अच्छा ये मीट है, ये दाल है। एक इतनी बड़ी मेमोरी है। तो जब आप, स्पेशली ज्यादा रिकॉग्निशन तब होता है जब आप किसी दवा को सबक्यूटेनियस टिश्यू में देते हैं, ये इस मसल में सबक्यूटेनियस टिश्यू में देते हैं, तो वहां बहुत सारे सेल्स होते हैं, इम्यून सेल, इंटेस्टाइन में भी बहुत इम्यून सेल्स होते हैं, तो वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं इस वायरस को कि ये वायरस है, ये फॉरेन है, ये अपना नहीं है, इसका जो आरएनए है, डीएनए है, वो दूसरा है। तो उसके अगेंस्ट में वो एंटीबॉडीज बना लेते हैं ना। ये एंटीबॉडीज जो बनती हैं शुरू में वो कम मात्रा में बनती हैं, बट जैसे ही ये दोबारा यदि दिया जाए इसको, तो वो पहचान के बैठ जाते हैं। जैसे मोहल्ले में हम सोचते हैं ना, चाहिए अब इस गुंडे को पहचान लिया, ये जब दोबारा आएगा तो मैं सीटी बजाऊंगा तो बहुत सारे लोग इसको मारना। तो जैसे ही जब सेकंड आप बूस्टर देते हैं, तो तभी कोई पूछता साहब मैं दोबारा डोज कब लगाऊं, मैं 6 हफ्ते के बाद लगाऊं कि 8 हफ्ते बाद लगाऊं। थोड़ी थोड़े अंतर है सब वैक्सीन में, नॉर्मली 8 हफ्ते समझ लीजिए सब वैक्सीन के में, 2 महीने बाद लगाइए, एक पहला डोज लगाइए, फिर दूसरे 1-2 महीने बाद लगा लीजिए, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। तो जब भी सेकंड डोज लगाया जाता है तो बहुत सारी एंटीबॉडीज बनती है, तो उसको बूस्टर डोज कहते हैं। क्या ये इसको बार बार लगाने की जरूरत पड़ेगी? हो सकता है कि जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हर साल लगाना है, तो इसकी भी हमें बार बार बूस्टर की जरूरत पड़े, क्योंकि कोई भी लगाया जाता है 6 महीने में इसकी एंटीबॉडीज कम आ सकती हैं, इसको हमको लगाया जा सकता है। नाउ कमिंग टू कि आपको मैंने बता दिया काहे से होता है, एक वायरस है उसका नाम कोरोना है, मैंने आपको सिम्टम भी बता दिए, और बहुत से सिम्टम जुड़ते जाते हैं। कोई कहता है भाई
बच्चों में होता है तो उसको स्किन में भी हो जाता है। तो ये बॉडी में पूरे घूमता वायरस, आपकी आंख में भी जाता है, नाक में भी जाता है, कान में भी जाता है, स्किन में भी जाता है, आपके हार्ट में भी जाता है। तो कहीं के भी सिम्टम हो सकते हैं, बट ज्यादा प्रिडोमिनेंट सिम्टम वो थ्रोट और लंग के हैं। बट और भी हो सकते हैं, कोई स्किन में हो सकता है, जॉइंट में हो सकता है, आर्थराइटिस, कल अभी किसी को आर्थराइटिस हो गया, एक को किसी को ब्लड वेसल में वेस्कुलाइटिस हो गया। तो वो सब होते, वो रेयर है, उसको हम लोगों को जानने की ज्यादा जरूरत नहीं। हमें तो इतना मालूम होना चाहिए नाक, थ्रोट और लंग्स में ये कर सकता है। और इसका जो ऑक्सीजन लेवल जब आदमी का कम होने लगता है तो थोड़ा ड्राउजी हो जाता है, बट वो सांस नहीं भरती उसको। इसको इटली वालों ने बोला हैप्पी हाइपोक्सिया। मत हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब है कि आपका ऑक्सीजन लेवल तो 80 है बट आपको मालूम नहीं। ये सबसे डेंजरस चीज है। इसीलिए आपको एक यंत्र लेने की पड़ता है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन, यदि कई बीमारियों में ऑक्सीजन कम हो जाती है, जैसे आपके लंग्स में पानी भर जाए तो आपकी ऑक्सीजन कम हो जाएगी, बट आप सांस भरेंगे, पूरा घर को मालूम है आपको, भाई आपको कार्डियक अस्थमा हो गया, इसमें आपको सांस नहीं भर रही, आप लेटे हुए हैं, बाकी लोग भी सोच रहे हैं कि भैया अच्छा लेटा हुआ है, पता पड़ा सोए मर गया। एक हमारे दोस्त हैं, इतने बड़े लेखक प्रभु जोशी, और हमारे टच में थे इंदौर में, हमारे ब्रदर के, बस हैप्पी हाइपोक्सिया, मतलब पता ही नहीं चला किसी को, वो उनकी डेथ हो गई। तो बेसिकली इसीलिए हमको एक यंत्र की जरूरत पड़ती है। कभी कभी याद रखिए कि हर चीज क्लिनिकल से नहीं हो सकती। कभी कभी ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि ड्राउजीनेस है कि आदमी कह रहा नहीं यार मुझे सोने दो, तो आप एक यंत्र ले लीजिए, उसको बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर ना। पल्स ऑक्सीमीटर तो गलत नहीं बोल सकता, पल्स ऑक्सीमीटर बहुत दिनों से है यंत्र, ये पता लगाता है कितना ऑक्सीजन है। आइडियली तो ऑक्सीजन हमें वेन में पता लगाना चाहिए, बट ये अच्छा है ना तो इसमें सुई लगाना ना कुछ लगाना, आपने राइट हैंड में इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर में लगा लिया। क्या और फिंगर्स में लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, बट जो स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है इस यंत्र का वो इसलिए हुआ है कि राइट हैंड में लगाना है और मिडिल फिंगर में लगाना है, और हाथ को थोड़ा वार्म होना चाहिए, ठंडा होगा। भाई क्या है, आपकी जो पाइप है, हाथ के पाइप, उसमें कितना ऑक्सीजन ये पता लगा रहा है। तो किसी ने, देखिए वेस्टर्न कंट्री वाले बड़े रिसर्चर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो जीन है वो बड़ा रिसर्चर है। उन्हें कई चीजों की रिसर्च की, उन्होंने बिजली बनाई, उन्होंने कंप्यूटर बनाया, उन्होंने 50 चीजें बनाई। उन्होंने ये बनाया कि यार इसको स्टैंडर्डाइज कर लिया कि भाई 94 होना चाहिए। 94 से यदि नीचे जाता है, 95 से जाता है नीचे, 95 एक्चुअल है, 94 समझ लीजिए, 94 95 या जाता है तो फिर वो उसको मानते हैं कि भाई ये कम हो रहा है। बट ऐसा नहीं कि एक बार एक रीडिंग 93 आई तो भागने लगे, रुकिए, एक 2-4 बार करके देखिए आपका मशीन ठीक काम कर रही है कि नहीं। आप अपने बगल में किसी को लगा के देखिए, कई बार आपको लगेगा नहीं मशीन तो ठीक काम कर रही है, मेरा कम हो रहा है, अब 93 था अब 92 हो गया, और आपको सिम्टम भी हैं, तो आपको चौकन्ना होना पड़ता है कि नहीं यार ये तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो इसको हमें कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए बनाया कि भाई ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाया जाए। तो ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हमारे पास 2-3 चीजें हैं। एक तो बड़ा सिंपल तरीका है, आपके पास खूब सारी ऑक्सीजन, लगा लीजिए ऑक्सीजन, बट वो तो नहीं मिलती, आपको मालूम इतना आसान नहीं है। तो और कई तरीके बनाए गए, जैसे मैं बताता हूं, जैसे मेरे वीडियो में जो मैंने बनाया था कि आप उल्टे लेट जाइए पेट के बल, तो आफ्टर ऑल पेट की मूवमेंट तो चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 2-3 तकिए लगाना है। 2 तकिए छाती के नीचे लगा लीजिए, 1 तकिया सिर के नीचे लगा लीजिए, और 2 तकिए आप पेल्विस के, मतलब आपका पेट और बिस्तर के बीच में जगह होना चाहिए। यदि आपका पेट ही मूव नहीं करेगा तो सांस कैसे आएगी। तो आप जब पट लेट जाते हैं और सांस लेते हैं तो लंग्स एक्सपेंड हो जाता है। तो ये चीज आप सीख सकते हैं। आप कहेंगे डॉक्टर साहब मेरे को तो कुछ नहीं है, मैं सीख लूं क्या? अभी सीख सकते हैं, सीख लीजिए, अभी सीख लीजिए कि भाई पट लेटने में कैसे होता है। तो ये बहुत पुराना तरीका है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का। यदि आपका ऑक्सीजन 90 हो मतलब 4-5 बढ़ा देगा आपको। यदि आपका कम होने लगेगा, से 90 हो गया तो खट से 94 कर देगा, तब तक आप और इंजाम कर सकते हैं। तो करते कहते हैं इसको 2-2 घंटे, 2 घंटे के लिए आप ऐसे लेट गए, 2 घंटे साइड में लेट गए, लेफ्ट में 2 घंटे राइट में, तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। और यदि आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर ऑलरेडी है और पल्स या फिर आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, दोनों में क्या अंतर है? सिलेंडर को बार बार भरना पड़ता है, कंसंट्रेटर क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर है
एटमॉस्फेयर में करीब 21% ऑक्सीजन है, रफली 20 समझ लीजिए, 20 ऑक्सीजन और 80 नाइट्रोजन। जो हम सूंघते हैं, जिसको आप प्राण वायु बोलते हैं, उसमें 20% ऑक्सीजन है और 80% नाइट्रोजन है। तो आप 20% जो सूंघ रहे हैं, ये कंसंट्रेटर क्या करता है, इसको पूरे 100% में कन्वर्ट कर देता है। ये वाला, उसमें एक ऐसी चीज लगी हुई है कि ऑक्सीजन को 100%, नाइट्रोजन को खत्म कर देता है, नाइट्रोजन को, और ऑक्सीजन बची रह जाती है। वो ऑक्सीजन आपके पास है तो आपको उल्टा लेटने की जरूरत भी नहीं है। अब आपका ऑक्सीजन भी ठीक हो गया, आप ड्राउजी थे, आपको ऑक्सीजन कम था, आपने ले लिया, फिर आपने अपने डॉक्टर को भी कांटेक्ट कर लिया, डॉक्टर से पूछा साहब ऐसा ऐसा हो गया, तो डॉक्टर बोलेगा भाई देखो आजकल तो सब फोन पे हो रहा है, डॉक्टर मिलते ही नहीं, तो वो कहेगा ऐसा है आप अपना देख लीजिए, आपके लंग्स में हो सकता है। तो कैसे देखूं भाई, पहले तो स्टेथोस्कोप देखते थे, तो कहेगा सीटी स्कैन करा लीजिए, तो आप सीटी स्कैन करा सकते हैं। बट ये नहीं कि आपको छोटा मोटा खांसी आ रही है आपने सीटी स्कैन करा लिया। जनरली सीटी स्कैन तब कराइए जब आपको लगे कि यार मेरा ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कुछ कम हो रहा है। यदि आपने सीटी स्कैन कराया तो उसमें उस पर मत जाइए वो स्कोरिंग वगैरह, जस्ट याद रखिए माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। सीवियर का मतलब बहुत सारा, उन्होंने स्कोर बनाया भाई 25 स्कोर है। अब 25 का मतलब पूरे लंग्स इन्वॉल्व हो जाए तो 25 में 25, तो आप भाई आपका निमोनिया है पूरे लंग्स में और दोनों तरफ है, तो नेचुरली आपको ज्यादा बीमारी होगी। इससे थोड़ा कम हो जाएगा तो मॉडरेट हो गया, और माइल्ड जो मुझे हुआ था, थोड़ा बहुत लंग्स में मुझे हुआ था, वो मैंने दवाई भी ज्यादा नहीं ली, नॉर्मल दवाई। तो इसका मतलब माइल्ड है। यदि छोटा मोटा निमोनिया है तो आपको ना तो आपकी ऑक्सीजन कम होगी, ना आपको कोई दवाई की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी। बट यदि मॉडरेट और सीवियर है तो दो दवाइयां हमारे पास इस समय पॉपुलर है। एक तो है स्टेरॉइड। देखिए स्टेरॉइड दवा गली गली मिलती है, वो दवाइयां इसके लिए नहीं बनाई गई थी, वो दवाइयां बनाई गई थी अस्थमा के लिए, वो दवाई बनाई गई थी आर्थराइटिस के लिए, बड़ी पॉपुलर नाम से मिलती हैं, सबको मालूम है। वैद्य हकीम और कहना चाहिए जो क्वैक्स, वो अपनी दवाइयों में मिला के देते हैं, वो इफेक्टिव है। क्या है उसका नाम, एक्चुअल नाम है प्रेडनिसलोन, वो मिलती है दवा वाइसलोन नाम से। तो सब सीख लीजिए, अपने पास रख लीजिए वाइसलोन टेबलेट, कभी खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ जाए तो वाइसलोन आप यूज कर सकते हैं। मैंने टेबल पे रख रखी है यहाँ, क्योंकि मैंने भी रखी है, कभी जरूरत पड़ जाएगी तो मैं कहाँ भागूंगा रात बेरात, मिलेगी नहीं। तो वाइसलोन का डोज जो है इसमें थोड़ा ज्यादा है, ये 5 मिलीग्राम की टेबलेट भी है और 15 की 20, तो 20 मिलीग्राम हम लोग देते हैं, 20 मिलीग्राम सुबह, 20 मिलीग्राम शाम को। तो स्टेरॉइड का थोड़ा ज्यादा डोज देते हैं। इस और कई नाम से आता है स्टेरॉइड, डेक्सामीथासोन, कई नामों से आता है, वो आपका डॉक्टर बता सकता है। क्यों कि आप अपने हिसाब से, कोई ना कोई फैमिली डॉक्टर तो आपको गाइड करेगा, क्योंकि वो होना बहुत जरूरी है। इस पूरी श्रृंखला में ना सीटी स्कैन इतना महत्वपूर्ण है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर इतना महत्वपूर्ण है, एक आदमी, एक फैमिली डॉक्टर जो आपको गाइड कर सके कि भाई, क्यों कि लगता बड़ा सिंपल है बट आप खुद निर्णय लेंगे तो गलत कर सकते हैं। तो एक फैमिली डॉक्टर टेलीफोन पे अवेलेबल हो तो आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। दूसरी एक दवा है जिसके लिए बहुत मारामारी घूमते रहते हैं, रेमडेसिविर। ना, रेमडेसिविर का कोई वो नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये काम करती है। फिर क्यों बिक रही है? अमेरिकन किसी भी चीज को बेच सकते हैं, वो चाहे तो अपने म्यूजिक को बेच सकते हैं, वो चाहे तो एक छोटे से द्वीप को बोलते हैं भाई हमारे यहाँ आइए, इतना बड़ा हमारे अंडमान को कोई नहीं पूछता, और वहां चले जाइए, वहां कौन सा मतलब वो अपनी चीज को बेच सकते हैं। तो रेमडेसिविर के पीछे ज्यादा मत पूछिए। यदि कोई चीज लाइफ बचाएगा तो आपको बचाएगा स्टेरॉइड। हाँ, कोई कहता है क्या रेमडेसिविर दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। क्या कोई एविडेंस है? नहीं, कोई एविडेंस नहीं है। आइवरमेक्टिन दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। क्या कोई एविडेंस है? हाँ थोड़ा बहुत एविडेंस है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, एविडेंस है, छोटा मोटा एविडेंस है। एजिथ्रोमाइसिन काहे के लिए देते हैं? वो तो सब खांसी जुकाम में देते हैं, तो इसमें भी देते हैं। विटामिन, क्या एविडेंस है? विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक, एविडेंस है? कोई बहुत बड़ा एविडेंस नहीं है, बट सब दुनिया ले रही तो आप भी लेते, छोटा मोटा कुछ पेपर्स हैं। तो हम एक स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं एजिथ्रोमाइसिन, सब गले के लिए लिखते हैं, कोरोना के लिए नहीं, बाकी चीजों के लिए लिखते हैं। और क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। बस मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा। 5 नहीं मिनट सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन हो रहा है सर, समझ में आ रहा है। सर बहुत बढ़िया बोल रहे हैं सर आप। कंफ्यूज थे हम लोग।
जी बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है सर। तो यदि आपने 5 दवाइयां टोटल, आप कोई भी स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन, यदि आप मुझे भी फोन करेंगे तो मैं खट से वो रेडीमेड प्रिस्क्रिप्शन भेज दूंगा आपको। पहली दवा लिखूंगा एक एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक कोरोना पे तो काम नहीं करती, फिर क्यों देते हैं भाई? कोई और वायरस भी इसके भाई बहन भी साथ में तो नहीं बैठ गया? तो एजिथ्रोमाइसिन डोज क्या है? 1 गोली देना है। कब देना है? खाली पेट में। कितने दिन देना है? 5 दिन। तो 5 गोली एजिथ्रोमाइसिन रख लीजिए अपने पास घर में। अब आपकी आवाज जाएगी। 5 गोली आपने एजिथ्रोमाइसिन रख लिया। 3 गोली आइवरमेक्टिन, 3 दिन देना आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन क्या दवा है? आइवरमेक्टिन कीड़े की दवा है। और ढाका जहां मैं गया था, उन लोगों ने इसका ट्रायल किया था कि भाई आइवरमेक्टिन भी काम करती है। तो एक एजिथ्रोमाइसिन की 5 गोली रख लीजिए, आइवरमेक्टिन की 3 गोली रख लीजिए, दोनों खाली पेट ली जाती है, ये याद रखिए। इसके अलावा 3 विटामिन रख लीजिए। एक विटामिन सी, वो तो सबको मालूम विटामिन सी मिलती है। एक विटामिन डी, एक हाई डोज का आता है 60,000 यूनिट का, वो आप वीकली खा सकते हैं। और एक जिंक। नो, इनमें कोई भी गोली पूछा जाए तो कोई बहुत बड़ी इस पे कोरोना पे काम नहीं करती, आइवरमेक्टिन थोड़ी बहुत काम करती। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 7-8 दिन में कोरोना का जो वायरस है वो अपने आप मर जाएगा। और साथ में आपको बहुत ज्यादा बुखार आता है तो पैरासीटामोल ले लीजिए, नहीं तो 100 बुखार के लिए पैरासीटामोल मत लीजिए। 99 है, 100 है, चलने दीजिए। 99 100 बुखार तो आता रहेगा, कुछ भी करें आएगा। तो कई लोग, वैसे गाइडलाइन में तो ये लिखा हुआ कि पैरासीटामोल 6-6 घंटे में लीजिए, 4-4 घंटे में लीजिए। बट एज ए गुड फिजिशियन हम जानते हैं कि गाइडलाइंस कभी कभी कैसे बनाई जाती हैं। तो यदि एक इंटेलिजेंट फिजिशियन है तो कहेगा देखिए आप 99 100 में कुछ मत लीजिए, यदि आपको 101 102 है तो पैरासीटामोल ले लीजिए, नहीं तो मस्त रहिए। बट कई लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, डॉक्टर साहब बार बार फोन करेंगे, डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है। मैं कहूंगा यार गुरु, ये बुखार तो आएगा तुमको 10 दिन, कुछ भी कर लो। ये बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है और आप तंग हो रहे हैं तो पैरासीटामोल खा लीजिए, नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं है। बट गाइडलाइन में जो है उसमें लिखा है भाई 4-4 घंटे में, 6-6 घंटे में दे सकते हैं। मैं क्या करता हूं, मुझे बुखार आता है, 101 102 आता है तब तो खा लेता हूं, नहीं तो नहीं खाता। और 103 हो जाए, कुछ हो जाए तो नहा लेता हूं। लोग हमारे पुराने जमाने में कहते थे भाई नहाने से निमोनिया हो जाता है। ऐसा नहीं है। आप पट्टी भी तो रखते हैं, वही पानी है, आप नहा लीजिए। 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार नहा लेंगे, थोड़ा 1-2 डिग्री कम हो जाएगा, बस, और कुछ नहीं करना। बट मेन मकसद ये नहीं कि हमें बुखार उतारना है। बुखार तो आपकी बॉडी में एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है उस वायरस को मारने के लिए। तो उस बुखार के पीछे डंडा लेके ज्यादा मत पड़िए। बुखार रहेगा आपको 8-10 दिन में, ठीक हो जाएगा बुखार ये वाला। आप सिर्फ वो जो घंटी, जो 3 वाली जो घंटी मैंने बताया, बस उस पर ध्यान रखिए कि, और ये जनरली घंटी कब बजती है? 5-6 दिन शुरू में नहीं, वो पहले हफ्ते ठीक ठाक, सेकंड हफ्ते में आप और ज्यादा बढ़ा दीजिए गार्ड। बुखार तो नहीं हो रहा, 103 तो नहीं हो रहा, ड्राउजी तो नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा खांसी तो नहीं आ रही, सांस तो नहीं भर रही, और आपका पल्स ऑक्सीमीटर सेकेंड वीक में एक्चुअली काम आता है, कि पल्स ऑक्सीमीटर का ज्यादा रोल है। बट कई लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं तो है, मैं चेक कर लेता हूँ फर्स्ट वीक में भी। कर लीजिए, बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे तो यही करो, चलो भाई 2-3, कितने बार करना है कोई मालूम नहीं। आप चाहें तो 3 बार कर सकते हैं, आप चाहे 10 बार कर सकते हैं। जल्दी हम लोग एडवाइस करते हैं कि भाई 3-3 4-4 घंटे बार करे, तुम तो वैसे ही लेटे हो, कहीं जा ही नहीं रहे। नाउ कमिंग टू टेस्ट, आरटी-पीसीआर टेस्ट। यदि मेरे को कोरोना हो गया और मेरे को है कि नहीं, मैं किस दिन टेस्ट कराऊं अपना जाके? तो जितना आप थोड़ा लेट कराएंगे, मतलब पहले, यानी कि पहले दिन चले गए, आपने करा लिया, नेगेटिव आ सकता है, तो 2-4 दिन वेट जब करेंगे तो वायरस का लोड बढ़ जाता है नाक में भी और गले में भी। तो 2-3 दिन बाद कराइए, ये देखो तो ज्यादा आपको पॉजिटिव आने का चांस है। क्योंकि पहले दिन कराएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा तो आप खुशी खुशी घूमते रहेंगे। बट जो मैंने कल एक वीडियो लोड किया है कि पीसीआर 70% वैसे भी नेगेटिव होता है। दूसरा है कि ये मान के चलिए इस पेंडेमिक टाइम में कि जो भी फीवर आता है, चाहे वो कैंसर से आता हो, किसी भी चीज से फीवर आता है, ये है, आप मान के चलिए, ये प्रिजम्पशन मान लीजिए कि ये एक कोरोना है। यदि हम ये मान के चलेंगे तब हम इससे लड़ सकते हैं। एनी फीवर विच इज गोइंग ऑन, फीवर, बॉडी एक, थ्रोट, दिस,
इट मे बी सिंपल कोल्ड, बट ये मान के चलिए कि जो ये लहर है ये कोरोना ही है, और उसी तरह से बिहेव कीजिए। वो जो बिहेवियर हम सबको मालूम है कि भाई आप लोगों से मत मिलिए, उसको हो जाएगा। कोई बोलता है कि यार मुझे तो बुखार आ रहा है, बट मेरे को तो कोरोना नहीं, मैं तो ऐसे घूम रहा हूँ, आप सबको इन्फेक्ट कर रहे हैं। ये मान के चलिए कि आपको कोरोना है, आप अपने को बंद कर लीजिए, अपने रिश्तेदार नातोदारों को बचाइए, अपने दोस्तों को बचाइए, उनको बोलिए कि भाई साहब मुझे बुखार है, मुझसे मत मिलो, कोरोना हो सकता है, मैंने टेस्ट नहीं कराया। इनफैक्ट मैंने जो कल वीडियो एक जारी किया था उसमें लिखा था कि यदि कई बार गांव में हम रहते हैं, हम नहीं कराते टेस्ट, हम फार फ्लंग एरियाज में हैं, या जो कर रहे हैं वो इतने दक्ष नहीं है करने में, इतने कुशल नहीं है करने में। दिल्ली में लोग कुशल हैं, गोरखपुर में इतना कुशल नहीं हो सकता। तो उसको हम, जैसे आर्मी में एक जमाने में बहुत मलेरिया होता था, हजारों लोग मरते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने सोल्जर्स मलेरिया से मरे उतने तो वार में भी नहीं मरे। तो उस मलेरिया को कई लोग टेस्ट करते थे, उसको बोलते थे मलेरिया पॉजिटिव। और जो एक और कैटेगरी थी उसको बोलते थे क्लिनिकल मलेरिया। मींस डॉक्टर ने बोला कि भाई भाई मुझे बुखार है, ठंड लग रही है, डॉक्टर साहब मुझे ठंड लग रही है, टेस्ट फिर भी निगेटिव आ रहा है, ये टेस्ट हो ही नहीं पाया, वो कहीं नागालैंड फागालैंड में कहीं यूनिट में पड़ा हुआ, टेस्ट हो ही नहीं पा रहा, तो उसको क्लिनिकल मलेरिया बोलते थे। ऐसे ही मैंने प्रपोज किया है गवर्नमेंट को, सबसे पहली बार कि इनको बोला जाए, इस कैटेगरी को बोला जाए क्लिनिकल मलेरिया। सो दो तरह का हमारे पास डाटा होगा। एक हम डाटा होगा कोविड है, कोविड ही है, मतलब वो पीसीआर से पॉजिटिव है। एक को बोलेंगे क्लिनिकल कोविड, वो क्लिनिकल कोविड हो गया। सो बेसिकली कोरोना के दो नाम है, कोरोना कोविड। वो भी उसकी हिस्ट्री में आपको बताता हूँ, कोविड क्यों कहलाता है वो आपको बता सकता हूँ। तो आपने पीसीआर, ये आइडियल पीसीआर टेस्ट करा लीजिए। आजकल यूरोप में क्या है, घर घर जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होता है ना, आपने देखा प्रेगनेंसी टेस्ट की किट आती है। एक जमाने में प्रेगनेंसी डायग्नोस करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती थी। यूरोप में प्रेगनेंसी टेस्ट के, इंडिया में भी एक किट आती है, आप उसमें यूरिन डालिए, पता चल जाता है आपको कि आपको क्यों हार्मोन निकलते हैं यूरिन से। ऐसे ही ये है कि वो लोग क्या करते हैं आजकल यूरोप में, आपके घर के बाहर आपके जहाँ पोस्ट बॉक्स है उसमें छोटे छोटे किट डाल जाएंगे। आप उस किट में आप जैसे ही आपने वो टेस्ट किया तो एंटीजन टेस्ट कहलाता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट। क्यों कि जो वायरस है वो एक एंटीजन है, और जो उसमें जो किट है उसमें एक एंटीबॉडी है। तो जब आप उसमें दोनों को मिलाते हैं उसका रिएक्शन होता है तो कलर चेंज हो जाता है। तो इसको बोलते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये ज्यादा आसान है करना, इसको बोलते हैं रैट। इस टेस्ट को बोलते हैं रैट, रैपिड एंटीजन टेस्ट, रैट और पीसीआर। पीसीआर आइडियल है। पीसीआर क्या चीज है ये मैं आपको बता सकता हूँ। बेसिकली जो वायरस का आरएनए है उसको हम, इतना सा होता है, उसको बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो पता लग जाता है हमको कि भाई ये है। तभी कई बार आता है कि भाई इसकी क्या वैल्यू है, वो वैल्यू है, वो मैं आपको बता सकता हूँ, उस चक्कर में मत पड़िए ज्यादा। आप तो आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, बस ये हो गया। सो ये दोनों टेस्ट करा लीजिए। यदि पूछा जाए तो इन मरीजों को क्या टेस्ट कराना चाहिए, आइडियल नंबर 1 इज आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर नहीं अवेलेबल है तो रैट टेस्ट, रैट टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो एक अच्छा डॉक्टर हो जो ये बता सके कि भैया ये कोरोना है, आप ज्यादा चक्कर में मत पड़िए, कंबल ओढ़ के घर पे लेटिए, एक डॉक्टर के साथ रहिए और ये दवा खाते रहिए, आपको कोरोना है। गवर्नमेंट के डाटा कलेक्शन के लिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हम आरटीपीसीआर कर सकें आइडियली, बट कभी कभी आइडियल सिचुएशन नहीं होती। आइडियल तो बहुत चीजें हैं बट आइडियल नहीं होती तो लेस आइडियल, तो रैट टेस्ट कर लीजिए, वो भी नहीं होता तो क्लिनिकल कोविड। तो मैंने एक सजेस्ट किया है, एक इंटरनेशनल कोड नंबर्स होते हैं बीमारियों के, कि आपने आरटीपीसीआर कर लिया है तो उसको आप बोलिए कोविड पॉजिटिव। और जिनका नहीं हो पाया किसी कारण से, कोई दूर दराज एरिया में रहता है, फार फ्लंग पहाड़ी पे रहता है, तो उसको फीवर है, या गांव के पता पड़ा 90 लोग मर गए इस गांव में बुखार से, तो कोविड ही होगा भाई, कोरोना ही से मर रहे हैं लोग, टीवी में रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो आप क्लिनिकल कोविड बोलिए। वो एक इंपॉर्टेंट इसके लिए भी है, डेथ सर्टिफिकेट लिए। याद रखिए, सपोज लो आज किसी की डेथ हो जाए और उसका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ हो और वो जाए तो क्या लिखेंगे, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर। और कल के दिन यदि गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है कोरोना में के मृत्यु वालों को ये दिया जाएगा, या और उसके लीगल इंप्लीकेशन हो सकते हैं इवन गवर्नमेंट के लिए भी, कि कोरोना के कितने पेशेंट हुए थे, हम यदि थर्ड वेव फोर्थ वेव के लिए प्लानिंग करेंगे
तो हमने तो प्लान कर लिया सिर्फ कि 3.5 आपके जो केस हो रहे हैं 3.5 लाख हो रहे हैं, 4 लाख हो रहे हैं अभी। तो 4 लाख तो ये पीसीआर पॉजिटिव है, और आई एम वेरी श्योर यदि एक और रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए क्लिनिकल कोविड का तो वो भी 5 लाख होंगे। तो इसका मतलब आपके पास 10 लाख केस हो रहे हैं। ये प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो थर्ड वेव आएगी तो और भी भयंकर आएगी। तो ये गवर्नमेंट को मैंने लिखा है कल वीडियो में, होपफुली आज गवर्नमेंट ने एक एक्शन जरूर लिया गवर्नमेंट ने, कि उन्होंने कहा कि पीसीआर टेस्टिंग जरूरी नहीं है। जब अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल वाला कहता है ना भाई हमारा बेड नहीं है या कोई, तो ऐसा टेस्टिंग यदि आपको सिम्टम्स हैं तो हम मानेंगे कि आपको कोविड है। ये आज की गाइडलाइन में अभी टीवी पे आ रहा था, 4 बजे में सुन रहा था, तो मैंने कहा चलो कुछ तो सुना मेरा, हाँ हो सकता है कि और भी कुछ सुन लें। तो टेस्टिंग बता दिया। और जो रेयर टेस्ट मैंने आपको बताया, कोई कहेगा कि भाई मैं आपका डी डाइमर करा देता हूँ, IL-6 करा देता हूँ, फलाना करा, उसको कोई जरूरत नहीं है। वो जब पेशेंट सीरियस होने लगता है, यदि फर्स्ट वीक से सेकंड वीक में ठीक नहीं हो रहा है, हाई फीवर आ रहा है, वही घंटी, जब घंटी बजेगी वो जो 4-5 सिम्टम, तब वो टेस्ट कराने। आपका पैसा बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है कोई भी सिस्टम में फिर लोग पैसे बनाने लगते हैं। वो टेस्ट उन लेने के लिए है कि एक तो आपको पता पड़ गया कि इसको बहुत बुखार है, सांस भर रही है, ऑक्सीजन भी कम है, तो ब्लड में भी तो कुछ हो रहा होगा। तो जब ब्लड का टेस्ट करते हैं तब पता पड़ता IL-6 भी बढ़ गया, फेरेटिन भी बढ़ गया, डी डाइमर भी बढ़ गया, तो हमें और विश्वास हो जाता है कि ये पेशेंट सीरियस उसमें जा रहा है। कितने जब आदमी की डेथ हो जाती है तो फिर उस समय कोई नहीं आता इन लोगों को वो करने के लिए। तो एक सोसाइटी है, जो भी सोसाइटी हमारी है, हम एक चीज बना लें कि भाई किसी की डेथ हो जाए तो क्या किया जाए। एक रियलिटी है, किसी को भी हो सकता है वो डेथ। यदि डेथ हो जाए तो कम से कम 5 लोग यदि जाएं अपनी अपनी कारों में, उनको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। और ये इंतजाम हमें करके रखना चाहिए अपनी अपनी सोसाइटी में, गांव में, क्योंकि ऐसा होगा। आफ्टर ऑल जो जिंदा हुआ है वो एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त होगा, उसके लिए कोई बहुत बड़ी इमोशनल हमें होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें तैयारी करना चाहिए कि यदि ऐसा होगा तो हम उसको कहाँ ले जाएंगे, किस क्रेमेटोरियम में और कैसे ले जाएंगे। तो आप एक दल बना दीजिए कि भाई पहली बार ये 5 लोग जाएंगे, यदि उनके घर के लोग नहीं है तो कोई और लोग जाएंगे, या दूसरी बार किसी की डेथ होती है तो ये कुछ मतलब बेसिकली एक सोसाइटी को हम एक दूसरे काम आ सकते हैं। हम सोसाइटी में सबसे ज्यादा काम आ सकते हैं यदि हमारे पास इस जमाने में 2 चीज कोई दे सकता है तो वो सबसे बड़ा सिकंदर है, एक हॉस्पिटल बेड और ऑक्सीजन। ये दोनों चीज नहीं मिल रही हैं, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था होम हॉस्पिटलाइजेशन। होम हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है भाई आपको अस्पताल दे क्या रहा है, आप मेरे पास गंगाराम में आएंगे तो मैं आपको क्या दूंगा ये बताइए। आपको मैं आपको बेड दूंगा, वो आपको बेड घर में है। आपको ऑक्सीजन दूंगा, आप ऑक्सीजन का सोसाइटी इंतजाम करके रखे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे लाए, यदि कर सकते हैं तो यही 2 चीज दे सकता हूं मैं। हाँ, इसके बावजूद भी आप, और एक अच्छा डॉक्टर, ये भी जरूरी है। गंगाराम क्या देगा, एक डॉक्टर आपका जो कि आपको बताएगा कि ये सीरियस हो रहे हैं, कुछ हो रहा है। वो एक अपना आप फैमिली डॉक्टर रख लीजिए आसपास का। क्यों? कि वो आपको 4 क्वेश्चन फोन से पूछेगा, भैया आपकी सांस तो नहीं भर रही, भैया आपका फीवर कितना है, यार मुझे तो 106 फीवर, अरे फिर तो गड़बड़ है। मैं जब बाथरूम में जाता हूँ मुझे सांस भरती है, मेरा ऑक्सीजन कल 94 था, अब 93 हो गया, अब 92। तो एक अच्छे डॉक्टर पहचान सकता है। जैसे मैंने बोला ना कि उस IAS अफसर की वाइफ ने जब मुझे बोला ड्राउजी हो रहा है, तो मैंने, मेरे ख्याल से मैं अपने लिए भी तिरन साहब को रिंग नहीं करता, बट मेरे पास भी तिरन साहब का नंबर था और वो उनके दोस्त थे। मैंने कहा देखिए आपका दोस्त है, वो सीरियस है। सो व्हाट आई मीन कि ये सब चीजें एक हमें इमीडिएटली जो पेंडेमिक है इसके लिए 3 चीजें करनी। इमीडिएट चीजें, इमीडिएट का मतलब बेड और ऑक्सीजन, ये इमीडिएट, और दवाइयां तो मिल रही हैं। बेड और रेमडेसिविर की चक्कर मत पड़िए, बेड और ऑक्सीजन का इंतजाम यदि गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो हम एज ए सोसाइटी करेंगे। आप सोसाइटी का मतलब है कि आपकी सोसाइटी में आप एक 4 बेड बना लीजिए, कौन रोकता है आपको। एक 4 बेड बना लीजिए, एक डॉक्टर नर्स की सेवा रखिए। डॉक्टर को बोलिए भाई जब भी आपको फोन करेंगे हम आपको फीस देंगे, अब आप हमें सिर्फ सलाह दीजिए अब क्या करना है। ऑक्सीजन रख लीजिए, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर रख लीजिए, ये हो गया, हॉस्पिटल बन गया आपका। हाँ, यदि आपके पास कोई एनेस्थेटिस्ट है और वो आपको बता सकता है कि यदि इससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो एक मशीन आती है बाईपैप। बाईपैप मशीन क्या करती है, वो इसी ऑक्सीजन को प्रेशर से देती है।
क्योंकि आपके लंग्स सॉलिड हो गए हैं। स्पंज था पहले तो, इस स्पंज अब सॉलिड हो गया, तो ये ऑक्सीजन आप दे तो रहे हैं, जा ही नहीं रही अंदर, तो प्रेशर से देते हैं, बाईपैप कहलाता है वो, तो बाईपैप ऑक्सीजन दे सकते हैं। और बहुत ही हालत बिगड़ जाती है तो फिर वेंटिलेटर पे, वो तो हॉस्पिटल सेटिंग में ही होगा, क्योंकि वेंटिलेशन की मशीन है और उसके लिए एक एनेस्थेटिस्ट चाहिए देखने के लिए, क्योंकि आपके लंग्स को डैमेज कर सकता है। बट घर में ऑक्सीजन दी जा सकती है, घर में बाईपैप मशीन भी लगाई जा सकती है। याद रखिए, बाईपैप के लिए भी अस्पताल की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बाईपैप मशीन की जरूरत है। जहां तक मुझे मालूम है, बाईपैप मशीन करीब 1 लाख रुपए की आती है। तो एक बाईपैप मशीन हो, एक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर हो, एक सिलेंडर हो, तो हम घर में भी इसका इलाज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं यहाँ खत्म करता हूँ। यदि किसी के दिल में अभी भी कोई क्वेश्चन बाकी है, वैसे तो मैंने जो रामायण बताई है बिल्कुल ऐसे बताई है कि भाई राम कौन था, सीता कौन थी, रावण कौन था, बट इसके बावजूद भी आपको क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। कुछ सवाल आए हैं तो उनके बारे में मैं आपको पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है डॉक्टर साहब कि इफ यू हैव टेकन द फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड एंड व्हाइल टेकिंग द सेकंड डोज कोविशील्ड इज नॉट अवेलेबल, देन व्हाट शुड बी डू? नहीं, वही वैक्सीन लगानी पड़ेगी आपको। वेट करिए आपको यदि आपको लगता है कि नहीं है तो आप 1-2 महीने वेट भी कर लिया, आपने 4 महीने भी वेट कर लिया तो कोई बात नहीं। व्हाट आई मीन कि वही सिस्टम को इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा, नहीं तो फिर आपको एज ए फ्रेश लगाना पड़ेगा कि भाई अब पता पड़ा कि आ ही नहीं रही, पता पड़ा कि वो पूना वाला ने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी, तो फिर हम एक वैक्सीन लेंगे, फिर उसी के दूसरी और लेंगे, वो वैक्सीन बेकार जाएगी। जी अच्छा। सेकंड साहब एक सवाल है कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन माइल्ड एंड मॉडरेट सिम्पटम्स इन होम आइसोलेशन? वैसे तो आपने काफी कुछ कवर किया था। माइल्ड एंड मॉडरेट सिम्पटम्स होम आइसोलेशन। सिम्टम मैंने बता दिया आपको, मैंने आपको ये तो अपने लेक्चर में कवर कर दिया कि बहुत ज्यादा बुखार आने लगे, बहुत इन्फेक्टेबल कफ होने लगे, आप बाथरूम में जाते हैं आपको सांस भरने लगे, तो उससे हो सकता है। होम आइसोलेशन एक चीज में ये भूल गया कि ये सोच के रखिए कि आप दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं, तभी गाइडलाइन में बोला भाई आप घर में भी मास्क लगाएंगे और जो आपको तीमारदारी करेगा वो भी मास्क लगाएगा, नहीं तो आप उसको कर दोगे जरूर। साहब इन दिनों अगर मानिए प्रिकॉशनरी क्या एक्सक्यूज मी डॉक्टर, हेलो एक्सक्यूज मी सर, अगर आप चैट बॉक्स में पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो 74 लोग हैं, अगर सारे सवाल पूछेंगे डायरेक्टली तो फिर अपने को काफी टाइम लग जाएगा। प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। ओके। अच्छा, एक साहब प्रसून जी का है और अवन्या जी का भी है कि सर व्हाट इज एविडेंस ऑफ फेविफ्लू व्हेन इट विल बी रिकमेंडेड and when COVID patient can get his due second dose of vaccination? ये आपने मोरलेस वैसे आंसर नहीं समझ पाया। व्हाट इज द क्वेश्चन? इनका फेविफ्लू के बारे में बता सकते? फेविफ्लू भी काफी लोग रिकमेंड कर रहे हैं, तो दिस इज अ मेडिसिन व्हिच इज नॉट फॉर दिस इज फॉर सार्क वायरस। इसके लिए कोई इसकी ट्रायल नहीं है, इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि ये सार्क जल्दी खत्म हो गया तो दवाई रखी हुई थी तो कंपनी ने पुश कर दिया, अदरवाइज इट इज टोटली यूजलेस। जी सर। का कोई एविडेंस एक है सर, if there is no fever after first and all of a sudden they, what is the reason for it? मेरे ख्याल से कम। if there is no fever if there is no fever in first 2 days and all of a sudden there is a fever again, so what are the ये हो सकता है। देखिए बॉडी का इम्यून रिस्पांस इतना सिंपल नहीं है जितना हम लोग लेक्चर में बोलते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फीवर आने की क्यों फीवर आता है, किसी को फीवर नहीं आता, किसी को बहुत ज्यादा आता है, तो ये सब चीजें फीवर पे ही एक पूरा शास्त्रार्थ हो सकता है कि ये तो फीवर कभी ऐसा भी होता है कि पता पड़ा किसी को फीवर ही नहीं आया और वो मर भी गया, ऐसा हो सकता है। सो व्हाट आई मीन, मेडिसिन लुक्स वेरी सिंपल बट मेडिसिन इज टू कॉम्प्लिकेटेड। ऐसे पेशेंट होंगे जिनको बिल्कुल फीवर नहीं आता, कोई ऐसा पेशेंट होगा एक दिन फीवर आया फिर 2 दिन ठीक हो गया फिर ज्यादा आ गया, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। आइडियली तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम लोग ये सोचते हैं आइडियली का मतलब पहले दिन फीवर भी आ जाएगा, पहले दिन थ्रोट, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर आदमी को ईश्वर ने अलग बनाया है। एक आदमी बोलेगा कि ना तो साहब मुझे बुखार है, ना मेरे गले में दर्द है, मेरे को तो ना सिर में दर्द हो रहा है,
तो कोई बोलेगा सिर में दर्द हो रहा है, ये तो लिखा नहीं किताब में, बट मेडिसिन इज लाइक, तभी तो डॉक्टर बनाए गए। मतलब एक अलग से विद्या है, ये कॉमन क्लासिकल चीज जो मैंने बताई आपको। नॉन क्लासिकल आदमी बोलेगा यार मुझे मजा नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, मेरे को मजा नहीं आ रहा। कई लोग पेशेंट ऐसे आते हैं उसको बुखार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जिसको बोलते हैं मैलेज, फटीग, डॉक्टर साहब मुझसे मजा ही नहीं आ रहा, काम में मन नहीं लग रहा, यार कोरोना तो नहीं हो गया, टेस्ट कराया तो पॉजिटिव, इट्स पॉसिबल। If someone needs to get hospitalization, अच्छा जी, ये तो role of heparin as a thrombus formation is reported. ये डॉक्टर साहब, ये थ्रोम्बस वाली रोल ऑफ थ्रोम्बस वाली स्टोरी आप भूल जाइए, इट इज वेरी हाईली अनकॉमन। बहुत कम लोगों को थ्रोम्बोसिस होती है, और तभी इसलिए हम क्या करते हैं, जब पेशेंट सीरियस होने लगता है तो उसको एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट देते हैं। एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट क्या है? सबसे अच्छा डिस्प्रिन, एस्प्रिन। आप इकोस्प्रिन की गोली देते हैं, हार्ट अटैक वाला लेता है, वो दे सकते हैं, या कई बार हम हेपेरिन देते हैं इंजेक्शन को, बट कई बार ओरल टैबलेट्स हैं वो देते हैं, बट बड़ा रेयर है। कई प्रिवेंटिव प्रिवेंशन के लिए देते हैं। आई फील कि इट इज हाईली अनकॉमन। जब तक कि पेशेंट सीरियस ना हो जाए तब आप हेपेरिन शुरू कर सकते हैं। तब आपको लगेगा मल्टीपल फैक्टर्स काम कर रहे हैं, थ्रोम्बोसिस भी काम कर रही है, इन्फ्लेमेशन भी काम कर रहा है, इम्यून अटैक भी काम कर रहा है। हर आदमी को प्रीमेच्योर देना कहां तक न्याय संगत है, आई डाउट। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल है डॉक्टर साहब, इन करेंट सर्कमस्टेंसेस शैल वैक्सीनेशन बी टेकन और शुड वेट फॉर थिंग्स टू गो नॉर्मल? नहीं, मैंने समझा क्या? In current circumstances, should we go for vaccination or wait for things to go normal? मैं उन्हीं से पूछता हूँ जिन्होंने क्वेश्चन ये बनाया। आप जवाब दीजिए। क्या इस सब पूरी रामायण सुनने के बाद आपको एक सोसाइटी आपके कंट्री में ही है जिन्होंने वैक्सीनेट किया है एंड दे आर एंजॉयिंग लाइफ, व्हाई डोंट यू एंजॉय लाइफ? टेक ए वैक्सीनेशन। यदि आपको बीमारी भी होगी तो माइल्ड होगी। सो देयर इज नो क्वेश्चन, देयर इज नो डिबेट ऑन दिस। इम्यूनाइजेशन की स्टोरी तो 100 साल पुरानी हो गई। जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे तो बहुत सारे लोग घूमते रहते थे, किसी को चेचक हो गई, पूरा गांव के गांव को चेचक हो गई, गांव का गांव अंधा हो गया। वो कहाँ पेशेंट अभी? क्यों? स्मॉल पॉक्स का टीका लगता है। तो वैक्सीनेशन इज ए साइंटिफिक इंटरवेंशन। वैक्सीनेशन इज ए 100-year-old स्टोरी। यदि इसका वैक्सीन बन गया है तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। टेक द वैक्सीनेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब मैं बोलूंगा। कई लोग रोज पूछते थे, साहब मुझे डायबिटीज है, साहब मुझे फलाना है, मुझे ठिकाना है, क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूं? सब आदमी वैक्सीन ले सकता है। सिंगल आंसर है, एवरीबडी कैन टेक वैक्सीन एक्सेप्ट यदि किसी को वैक्सीन से एलर्जी है। वो किसी को नहीं मालूम किसको है, या तो कोई कहे साहब मुझे पहले वैक्सीन लिया था उससे एलर्जी है। दैट इज द ओनली कॉन्ट्राइंडिकेशन। और एज ऑन टुडे अभी प्रेगनेंसी, चिल्ड्रन, बट प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कनाडा में ऑलरेडी ट्रायल बच्चों का हो गया, अमेरिका में भी हो गया, तो प्रेगनेंसी और बच्चों को भी दिया जाएगा। क्या हुआ? बस डॉक्टर साहब, एक है सवाल कि अगर आरटीपीसीआर में पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव होगा तो कितने दिन बाद जैब ले सकते हैं? 30 दिन बाद, 1 महीने बाद। अच्छा, और if lungs are 65% damaged, what to do? देखिए क्या होता है कि वायरस तो मर जाता है, डैमेज छोड़ जाता है। आग लगी और आपकी टेबल जल गई, आपके लंग्स को डैमेज करके चला जाता है, फाइब्रोसिस हो जाती है। फिर उसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं भाई, फिजियोथेरेपी है, एंटी फाइब्रोटिक एजेंट्स हैं। कुछ हमें ये एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कितनी फाइब्रोसिस है, कितना इन्फ्लेमेशन है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां देते हैं जिसमें मतलब बेसिकली इम्यून इन्फ्लेमेशन की जो दवाइयां जो हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज करते हैं, जैसे टोसिलिजुमैब है, ये सब रेयर दवाइयां अब आजकल यूज करते हैं हम लोग। जैक इनहिबिटर्स कुछ करके दवाइयां होती हैं, बैरिस्टिन वगैरह, टोफासिलिन, वो यूज करते हैं।
सो व्हाट आई मीन, एक तो वायरस का ट्रीटमेंट है और एक वायरस के कॉम्प्लिकेशन का ट्रीटमेंट है। तो ये वायरस के कॉम्प्लिकेशन है कि आपकी लंग को डैमेज करके छोड़ गया, मतलब आपको बर्बाद करके खुद भाग गया, तो उसको फिर उसका भी इलाज किया जाएगा। एक डॉक्टर साहब एक कंसंट्रेटर के बारे में पूछा है कि 5 लीटर का ठीक है या 10 लीटर का ठीक है घर के लिए। ऑब्वियसली चॉइस दिया जाए तो 10 लीटर का ठीक है, बट आपको यदि 2 चम्मच शक्कर नहीं मिल रही तो 1 मिल रही तो 1 ही अच्छी है। 5 लीटर भी ठीक है, बट 10 लीटर आइडियल है। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब प्रश्न तो बहुत है यहाँ पर। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम यू कैन आंसर। एक आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर पंकज अगर है यहाँ पे, तो डॉक्टर पंकज जी थे। सर एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का यूज में सर फायर का रिस्क भी तो इन्वॉल्व है। देखिए जो भी ऑक्सीजन से संबंधित चीजें हैं कि 100% ऑक्सीजन इज हाईली इन्फ्लेमेबल, तो आपको थोड़ा सा, जैसे आप अपने किचन में जो गैस है उसका प्रिकॉशन लेते हैं, तो इसका प्रिकॉशन लीजिए। इन्फ्लेमेबल तो है, यदि आप उसको थोड़ा भी मतलब आपने सोचा यार ये तो ऑक्सीजन है, तो आप गफलत में फंसेंगे, आप आग लग सकता है। जिससे जो चीजें हम प्रिकॉशन लेते हैं अपने किचन में, वही प्रिकॉशन इसमें लेना है। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं वैक्सीन एलर्जी के क्या लक्षण होते हैं? जो एलर्जी के एक नॉर्मल लक्षण है, आपका हाथ सूज जाएगा, बुखार आने लगेगा, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, आपको स्किन रैश हो सकता है। और इसका ट्रीटमेंट भी बड़ा सिंपल है, एलर्जी हो भी जाएगी तो ठीक हो जाएगा, उसमें एंटी एलर्जिक 50 दवाइयां खा लीजिए। आज तक कोई वैक्सीन से मरा नहीं है। बच्चों को वैक्सीन लगती है, इस कंट्री में 30 करोड़ बच्चों को वैक्सीन दे दी जाती है, तो कहाँ इतना पॉपुलर वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। डॉक्टर साहब आई थिंक इट्स बीन मोर देन 1 आवर एंड हमने आपका काफी समय ले लिया, तो इसलिए मैं कुछ खा रहा हूँ, मैंने लंच नहीं खाया। आई एम सो सॉरी डॉक्टर साहब, सो नाइस ऑफ यू टू कम इन एंड जो लोग मुझे नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरे परिवार को नहीं जानते, मैं थोड़ा सा 2 मिनट, मेरे बड़े भाई हैं भोपाल में, वो उनका नाम है ज्ञान चतुर्वेदी, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं और बहुत बड़े लेखक हैं। उनको पद्मश्री मिला था अभी 3-4 साल पहले, जब मोदी जी ने उन लोगों को खोज के दिया था जिनको नहीं मिला। बहुत बड़े व्यंगकार हैं, इंडिया टुडे में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं। ज्ञान चतुर्वेदी बड़े दिनों से लिख रहे हैं, मेरे ख्याल से 17 साल की उम्र से। कभी गवर्नमेंट से मेरे ख्याल से कुछ भी चीज मांगने कभी नहीं गए। पद्मश्री भी उनके घर में चीफ मिनिस्टर ने आके बोला था डॉक्टर साहब हम दे रहे हैं। वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं हूं और मेरा छोटा भाई। डॉक्टर साहब आपका शायद म्यूट हो गया आपका। डॉक्टर साहब म्यूट हो गया आपका। हाँ मेरे ख्याल से। तो मैं ये बता रहा था परिवार के बारे में कि मेरे बड़े भाई भोपाल में हैं और वो बड़े लेखक हैं और डॉक्टर हैं। ज्ञान चतुर्वेदी उनका नाम है, हिंदी में लिखते हैं, इंडिया टुडे में लिखते हैं, तो बहुत दिनों तक लिखते रहे। अब मतलब व्यंगकार हैं वो, पद्मश्री उनको मिला था। मैं हूं और मेरा छोटा भाई न्यूरो फिजिशियन है लखनऊ में। हम लोग, मैं आर्थराइटिस का डॉक्टर हूं बेसिकली, इसको रूमेटोलॉजी बोलते हैं। देखिए रूमेटोलॉजिस्ट तो दिल्ली में 100 हैं, बट डीएम क्वालिफाइड 2 या 3 हैं। मैं इंडिया का पहला डीएम क्वालिफाइड रूमेटोलॉजिस्ट हूं, तो मैं अपना विद्या जानता हूं। कोरोना में तो बाय द वे आ गया, बिकॉज हम लोग फिजिशियन तो हैं ही। जब भी कोई नई चीज आती है या देश में संकट आता है तो हम लोग सीख लेते हैं। तो हम सभी ने सीख लिया, मैं ही सिर्फ, बहुत सारे लोगों ने सीख लिया। हाँ ये है कि हर आदमी का एक समझाने का ढंग होता है। यदि आप चीज को तब सिंपल समझा सकते जब आपने समझाओ, तो शायद मैंने इस चीज को समझ लिया है अच्छी तरह से, तो मैं इसको आसानी से समझा सकता हूँ। डॉक्टर साहब छोटे भाई का क्या नाम बताया आपने? वो उनका नाम है विनय चतुर्वेदी। वो लखनऊ में उसमें लोहिया हॉस्पिटल में थे, अभी रिटायर हो गए हैं। वो किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं वहाँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। एक डॉक्टर साहब यदुवेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। यदुवेश जी फ्रॉम लखनऊ। यदुवेश जी
ये एक्चुअली लिख रहे हैं, आई हैव अ केस वेयर डे 1 RT-PCR CT score was 16 and 16.4, day 13 CT score was 26 and 26.4, but day 17 CT score was 20 and 21. Please guide me how to proceed further. आप मेरा टेलीफोन नंबर ले लीजिए, आप टेलीफोन से ये इंडिविजुअल जो केसेस है ना, कोई इंडिविजुअल कईयों के पास कोई ऐसे इंडिविजुअल ऐसी चीज जिसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, तो आप मेरा नंबर शायद आपके पास नहीं है तो मैं बोल देता हूँ, नहीं तो 956 चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। जी हाँ, मेरा फोन नंबर डाल दीजिए, दे कैन कांटेक्ट मैं उनको फ्री एडवाइस दे सकता हूँ। अरे वाह, इतना अच्छा आपने। एक छोटा मेरा क्वेश्चन है, वो जनरल एप्लीकेबल है। क्या किसी को कोरोना होने के बाद जब पॉजिटिव से नेगेटिव होते हैं तो उसको वैक्सीनेशन कितने दिनों बाद लेना चाहिए? मैंने बताया ना अभी आपको, जैसे समझ लीजिए मेरा आज पॉजिटिव आ गया, तो मैं जब ठीक हो जाऊं उसके 30 दिन बाद। तो ठीक होने में दो चीज सकती है, या तो आपने वैसे दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है नेगेटिव, यदि आप ठीक हो गए तो ये मान लिया जाएगा कि आप नेगेटिव हैं उस दिन से 30 दिन। बट यदि आप बहुत उत्साहित हैं, आपने करा लिया टेस्ट तो नेगेटिव आ गया तो उसके 30 दिन बाद। थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर साहब, हाँ मेरे ख्याल से जी डॉक्टर साहब का मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए प्लीज। हाँ प्लीज, मैं अभी आता हूँ। अब कभी अगर जरूरत हो तो आपको एक ही अनुरोध करूंगा कि मेरे को आई वर्क मोर ऑन व्हाट्सएप, यदि आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। होता क्या है कभी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ सर, is there any advantage of getting neutralizing antibodies done? बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल कभी नहीं। ये जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी कोई कहे ना साहब आपको आज इन्फेक्शन हो गया जी, आज इन्फेक्शन हो गया आपको, अब आप जानना चाहते हैं कि भाई मेरे को जो इन्फेक्शन हुआ था वो सही में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी पैदा करता है कि नहीं जी, वो साइंस के लिए ठीक है, यदि कोई सर्वे कर रहा है उसके लिए भी ठीक है, बट एज ए इंडिविजुअल पेशेंट के लिए बिल्कुल नहीं। और सर अगर जैसे किसी का एंटीबॉडी सपोज 180 190 आ रहा है, तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग हिम रीइंफेक्टेड? ये तो मुझे नहीं मालूम फ्रैंकली स्पीकिंग कि उसके क्या चांसेस हैं, बट जनरली किसी को यदि एंटीबॉडी सफिशिएंट है तो रीइंफेक्शन इज रेयर। ऐसा नहीं कि रीइंफेक्शन हो नहीं सकता, रोज हम लोग सुनते रहते हैं ना कि आज वो फलाना स्ट्रेन आ गया, वो ढिकाना स्ट्रेन आ गया, कई लोग खाली बैठे यही कर रहे हैं। जी जी प्लीज सेंड डॉक्टर नंबर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब अपना नंबर पूछना था सर। वेट सर, हाँ ये 2 बार वैक्सीन लगवाने के बाद में क्या एंटीबॉडीज का टेस्ट कराना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके सर। डॉक्टर साहब एक फाइनल क्वेश्चन मेरी तरफ से प्लीज, अगर हो सके तो। ये हाइपरटेंशन और डायबिटिक पेशेंट्स को होम आइसोलेशन में दवाई लेना प्रॉपर है या अंडर सुपरविजन ही लेना चाहिए? अच्छा मैं बताता हूँ, पहले एक तो नंबर लिख लीजिए मेरा 956, ये व्हाट्सएप नंबर है 956001969। थैंक यू सो मच। और ये सिर्फ मैं व्हाट्सएप का रिप्लाई करूंगा, फोन का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस एरिया में जहां मैं रहता हूं कम्युनिकेशन बड़ा पुअर है जहां रहता हूं। दूसरा आपने बोला कि इनको होम, या भाई देखिए कोई भी बीमारी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, रीनल फेलियर है, फलाना है, ये आपको प्रोन करता है कि आपको ज्यादा बीमारी होगी तो आपको सीरियस होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो जब सीरियस होने के ज्यादा चांसेस हैं तो बेस्ट प्लेस है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में जगह कहाँ है? गवर्नमेंट कोई भी गाइडलाइन बनाती रहे, कौन से हॉस्पिटल में जगह है? तो हाँ, इन लोगों को ज्यादा महत्व दिया गया है कि भैया आपको और बीमारी, जैसे मुझे ब्लड प्रेशर है, अब मुझे कोरोना भी हो गया, तो नेचुरली मेरे को आई एम मोर वल्नरेबल, तो मैं अपना ध्यान ज्यादा रखूं। आपका डॉक्टर है वो कहेगा भाई तुम एक काम करो यार, आपकी उम्र 60 साल है, आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, आप एडमिट हो जाइए। अरे एडमिट तो आप बोल रहे हो, गवर्नमेंट भी बोल रही है, बट एडमिट कहाँ हो जाओ, जगह तो हो। देखिए नथिंग लाइक ए स्वीट होम
until unless hospital can offer you something extra. हॉस्पिटल एक्स्ट्रा ऑफर क्या करता है? एक अच्छा डॉक्टर ऑफर करता है आपको, क्योंकि सोसाइटी में अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं। तो एक आपको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, और एक आपको ऑक्सीजन आपके घर में नहीं है तो अस्पताल देता है, और दूसरा हाई फ्लो ऑक्सीजन, क्योंकि सबके पास सीपैप नहीं है। बट यदि कोई घर पे कर सके, कोई कहे कि ठीक है साहब, मैं जब कार खरीद सकता हूँ 10 लाख की, तो घर में आईसीयू बना लेता हूँ, एक बढ़िया सा, ये जो जो चीजें बताई मैं कर सकता हूँ, और एक अच्छा डॉक्टर रख लेता हूँ जिसको मैं फीस दूंगा, ही विल गाइड मी, तो दैट कैन बी डन। डॉक्टर साहब, ये स्टेरॉइड से शुगर भी तो शूट अप हो जाती है, कहते हैं डायबिटीज वालों को 450। देखिए ऐसा है कि जैसे कैंसर की दवा देते हैं तो आपके बाल झड़ जाते हैं, तो वो साइड, आप कैंसर से बच गए आप, बट बाल झड़ गए, तो साइड इफेक्ट्स हैं इसके कि इसके ब्लड शुगर बढ़ जाता है इससे, स्टेरॉइड देने से। तो फिर यदि स्टेरॉइड यदि नॉर्मल आदमी का तो नहीं होना चाहिए, बट कोरोना में ये देखा गया है कि बहुत जल्दी ब्लड शुगर बढ़ जाता है, वो एक साइंस है, तो उस पर ध्यान रखना पड़ेगा ब्लड शुगर पे, तो फिर ब्लड शुगर की दवा दे। थैंक यू डॉक्टर। एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर पंकज ने ज्वाइन किया हुआ है यूके से, तो ये भी कुछ he just wanted to comment something on what you just said, डॉक्टर पंकज। आफ्टर ऑल इट हैज टू बी ट्रू वे, हमें थोड़ा बहुत मालूम है, बहुत से लोग यहाँ हैं उनको बहुत कुछ मालूम है। सो पहले तो मैं वेद जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छे ढंग से लोगों को समझाया, और आपने इस भाषा में समझाया जो कि लोगों को समझ में आई। मैं भी एक चिकित्सक हूं, और कम से कम 800 मरीजों का इलाज मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। अरे वाह। आप लोग ने जितने भी अभी तक बातें बताई बहुत ही ज्ञानवर्धक थी। कुछ बातें जो कि बहुत सारे प्रश्न मैंने पढ़ रहा था लगातार, एक चीज मैंने देखी, मैं अपने सारे बांधवों को ये सलाह देना चाहूंगा कि ये जो नंबर होते हैं सीटी वगैरह के नंबर, इन पे क्लिनिकल डिसीजन मैटर नहीं करते। हम एज ए डॉक्टर हम लोग क्लिनिकली एक मरीज को देखते हैं, और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गूगल ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, और लोगों को सब पता होता है कि WHO गाइडेंस क्या होती है। तो हर WHO गाइडेंस में मैं नेशनल जो यहाँ की नाइस गाइडेंस है, मैं उसमें कंट्रीब्यूट भी कर चुका हूँ पहले, और अपनी रॉयल कॉलेज की सोसाइटी में परमानेंट कंट्रीब्यूटर हूँ। एक बात जरूरी होती है कि जब भी किसी भी प्रकार की गाइडेंस लिखी जाती है, वो गाइडेंस यूजफुल केवल जब होती है जब वो अफोर्डेबल हो, प्रैक्टिकल हो और सस्टेनेबल हो। तो एक WHO की गाइडेंस अगर ऐसी है जिसमें कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाइडेंस हमारे लिए बेकार है। उस गाइडेंस में अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं। इस प्रोग्राम में आने के पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोविड वेबसाइट पे भी गया था, और वहां पर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, बहुत सही ढंग से लिखी हुई है, और मेरे ख्याल से हम लोग सबका कर्तव्य बनता है कि जो वहां पे गाइडेंस है, और अगर आप उसे अप्लाई कर सकते हैं आप करें। अभी एक हमारे बांधव का प्रश्न आया था कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज की दवाइयां, तो जो पहले रिस्क फैक्टर प्रोफाइलिंग हुई थी करीब पिछले साल मार्च अप्रैल के दौरान, तो मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं जिनकी गाइडेंस पे जैक में पेपर पब्लिश हुआ था, तो उनके हिसाब से डायबिटीज में कोविड की रिस्क थोड़ी ज्यादा होती है, और कोविड की कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क थोड़ी ज्यादा होती है। अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर में भी यही बात है। पर इन सबसे महत्वपूर्ण बात वो है कि अगर आप मोटे हैं तो आपकी रिस्क ज्यादा है। और जैसे कि वेद जी ने साफ साफ कहा कि अपना ध्यान आपको खुद रखना है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और जितनी भी वहां पे आजकल ज्ञान बांटा जा रहा है कि इंटरल्यूकिन टेस्ट करा लिया, मैंने ये करा लिया, वो करा लिया, इसका कोई भी फायदा नहीं है। और अगर आपको वैक्सीन का ऑफर मिलता है आप डेफिनेटली लें। और जैसे कि वेद साहब ने बताया कि जैसे ही आप बीमारी से बाहर आते हैं, महीना भर इज अ वेरी गुड टाइम। अभी कल परसों में ही आर्टिकल आया है एस्ट्राजेनेका की तरफ से कि आप 14 दिन बाद यू आर वेरी सेफ टू डू द वैक्सीन। कमिंग बैक टू एंटीबॉडीज, अभी एक महिला ने एक प्रश्न पूछा था
कि एंटीबॉडीज का लेवल 160 170 है। एंटीबॉडीज तो हो सकती हैं, कि इसका मतलब यह नहीं है कि ये प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज है। एंड दैट इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो हमारे यहाँ पर नेशनल हेल्थ सर्विसेज में ये एंटीबॉडी टेस्ट वाज फ्रीली अवेलेबल टू हमारे बहुत से डॉक्टर भाइयों को। बहुतों की एंटीबॉडी पॉजिटिव थी, उसके बावजूद उनको कोरोना हुआ। तो इसका निष्कर्ष ये निकला है कि ये जो एंटीबॉडीज हैं ये ओनली पार्शियली प्रोटेक्टिव हैं। अगर इसके बाद भी वैक्सीन की आवश्यकता पड़ेगी और फुल 2 डोजेस की पड़ेगी। तो ये हम लोगों का एक्सपीरियंस है। और मैं यही बस कहना चाहता था कि मैं हमारे ज्ञानेंद्र जी जो हैं, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, वो इस धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने पहल की इस। और मैं वेद जी का मैं मैच तो कर नहीं सकता इनकी वाक्पटुता में, तो मैं यही चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर इस तरह से आते हैं और अगर हमें पता लगेंगे तो हम लोग काफी मदद करने की कोशिश करते हैं। हम लोग ओवरसीज डॉक्टर्स की तरफ से भी हमने अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस को, यहाँ से हम लोगों ने 50 के करीब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे हैं और वो उनके पास अभी करीब 3 हफ्ते पहले पहुंच चुके हैं। हम लोग एक प्रोग्राम भी रन करते हैं जिसके हिसाब से हमारे पास हमारे जो कंसल्टेंट कलीग्स हैं, जो दिल्ली में या इंडिया में कहीं भी बाहर से काम कर रहे हैं, एंड इफ दे नीड आवर एक्सपर्टीज, हम लोग उसे वो भी प्रोवाइड करते हैं। और ये हमने हेल्पलाइन अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस की तरफ से करीब अभी 3 हफ्ते पहले से शुरू की हुई है और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया है अभी तक। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर पंकज। डॉक्टर पंकज जी, क्या आपका नंबर शेयर हो सकता है कि कभी जरूरत पड़े तो आपसे कंसल्ट बातचीत कर सके हम लोग? हाँ जी, आपका भी नंबर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। हेलो, मैं वो भी डाल दूंगा। ऑन व्हाट्सएप वी कैन डू। हाँ गुरुदेव, अगर आप 1 मिनट। हाँ, मैं उनसे बताता हूँ। आपको मेरी शायद आवाज सुनाई पड़े कि आप ज्ञान बाबू को अगर आप बता दें, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में हमें ये अलाउड नहीं होता है कि मैं व्हाट्सएप पे किसी के आंसर करूं। समय में करीब 4.5 घंटे का फर्क है। तो जब मैं अपने अस्पताल से वापस आता हूं तो वहां पे 11 बज रहे होते हैं। सो ये बहुत डिफिकल्ट है, पर अगर मेरे पास मैसेज आएगा और अगर मैं कुछ भी कर सकूंगा, मैं डेफिनेटली एडवाइस करूंगा। बट दैट इज नॉट a replacement for the local advice and what is locally possible. क्या कहते हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर पंकज। तो एक बार फिर से डॉक्टर वेद का धन्यवाद करके गुम गया तुम्हारा फोन, पूछा था। हम ये सेशन यहाँ क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू डॉक्टर वेद। थैंक यू सो मच। होप टू गेट योर आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड कि आपने मुझे अपनी कम्युनिटी को सर्व करने का कोई चांस दिया। क्यों कि आजकल किसी को अपनी कम्युनिटी का चांस है ही नहीं। या किसी तरह भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कुछ कर सकें एक दूसरे के लिए, तो कम से कम इतना तो कम से कम कर सकते हैं, ज्ञान थोड़ा एक दूसरे से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन।